गुड मॉर्निंग बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर इतिहास का पाठ ले रही है। तो हमारा 10वां पाठ शुरू था, मराठी सत्ता का विस्तार। और इस पाठ में शाहू महाराज को मुक्त किया गया और इसके बाद क्या हुआ ये मैंने बताया था। शाहू महाराज का राज्याभिषेक हो गया और बालाजी विश्वनाथ का कार्य, इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी पिछले वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले चौथ सरदेशमुखी का आदेश पत्र। तो ये चौथ सरदेशमुखी का अर्थ क्या है, इनका आदेश पत्र में क्या दिया था, इसके बारे में जानकारी दी थी। तो देखो, महाराष्ट्र में शाहू महाराज का स्थान दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए, निश्चित करने के लिए पश्चात बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की राजनीति की ओर मोड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में फूट पड़ी और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, यानी उसमें झगड़े उत्पन्न हो गए थे। वहाँ सैयद भाइयों अब्दुल्ला हसन और हुसैन अली का प्रभुत्व निर्माण हो गया था। तो उस वक्त बालाजी ने उनकी सहायता से ईस्वी सन 1719 में मुग़ल शासक से दक्खन के मुग़ल प्रदेश के कुछ स्थानों से चौथ का कुछ स्थानों से सरदेशमुखी वसूल करने के आदेश पत्र प्राप्त किए। चौथ यानी क्या, एक कर के रूप से वसूल करने का आदेश पत्र दिया था। और चौथ का अर्थ है भू राजस्व लगान। ये भी हमारा पॉइंट हो गया था, लेकिन याद देने के लिए, फिर से आपको याद लाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, चौथ का अर्थ क्या है। चौथ का अर्थ आपको याद रखना है। चौथ किसे कहते हैं, तो किसी सत्ता द्वारा किसी प्रदेश से वसूल किए जाने वाले भू राजस्व के चौथाई हिस्से को चौथ कहते हैं। आपको चौथ का अर्थ या मिलेगा। चौथ का अर्थ है भू राजस्व लगान। लगान का अर्थ है कर। कर के रूप से पैसा जमा किया जाता है। तो भू राजस्व लगान का एक चौथाई हिस्सा तथा सरदेशमुखी का अर्थ संपूर्ण राजस्व यानी लगान का 10वां हिस्सा होता है। आपको ये लिखना पड़ेगा। इस किताब में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें ये प्रश्न आ गया है कि कौन सा प्रश्न आया है, चौथ किसे कहते हैं। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखना है हमें बाजीराव प्रथम। तो ये बाजीराव प्रथम क्या था, कौन था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात शाहू महाराज ने उसके बेटे, किसका बेटा, बालाजी विश्वनाथ का बेटा, उसके मृत्यु के बाद महाराज ने ईस्वी सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव प्रथम उसको पेशवा पद पर नियुक्त किया। यानी उसको जो राजगद्दी मिलाई उसने अपने पेशवा पद के 20 वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का अच्छी तरह से विस्तार किया, स्थापना किया और अपनी राजगद्दी निभाने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ देखो, पालखेड़ में निजाम की लड़ाई यानी पराजय। तो मुगल शासक फर्रुखसियर ने निजाम उल मुल्क को दक्खन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ईस्वी सन 1713 में निजाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास भी किया। मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के
मुगल प्रदेश से चौथ और सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों का भी अर्थ लगान है। लगान का अर्थ है कर वसूल करने का अधिकार दिया। तो निजाम ने इस वक्त क्या किया कि निजाम ने इस अधिकार को विरोध किया। उसने पुणे परगना बहुत बड़ा था, तो उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया और बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया और चौथ सरदेशमुखी वसूल करने को मराठों के अधिकार को निजाम ने स्वीकार किया। और उस वक्त बाजीराव जानता था कि मुगल सत्ता दुर्बल हो चुकी है, इसीलिए उत्तर में सत्ता का विस्तार करने के लिए अधिक अवसर मिला। शाहू महाराज ने बाजीराव की इस नीति को समर्थन किया और इसके बाद मालवा बुंदेलखंड ये प्रदेश पे जीत लिए। देखो वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र यह क्षेत्रों के अधिकार में था। बाजीराव ने अपनी भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे और उदयजी पवार को मालवा में भेजा। वहाँ उन्होंने अपने केंद्र भी स्थापित किया। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है बुंदेलखंड। वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झांसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड में है। इसके बाद छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मुहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया और उसने छत्रसाल को पराजित किया। ऐसे एक के बाद अनेक घटना घटी। तब छत्रसाल ने बाजीराव की सहायता की, उनको प्रार्थना की और बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुंच गए। उसने बंगश को पराजित किया। छत्रसाल ने बाजीराव का बड़ा सम्मान किया और इस प्रकार मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया। बाजीराव ने मुगल शासक से मालवा की सूबेदारी मांगी। मुगल शासक ने यह मांग अस्वीकार की। इसके बाद ये जो लाल कलर इसमें कुछ जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है? छत्रसाल ने सहायता के लिए बाजीराव को एक पत्र लिखा। इस पत्र में क्या जानकारी दी थी? देखो, इस पत्र में छत्रसाल ने लिखा, जो गत आहे गजेंद्र की वह गत आई है आज। बाजी जान बुंदेल की बाजी राखो लाज। अर्थात मेरी हालत वैसी है, दयनीय हो गई है, जैसे किसी मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर मुंह से पकड़ लिए हो। मैं विकट संकट में हूँ, अब मेरी सहायता आप ही कर सकते हैं। ऐसा पत्र छत्रसाल ने लिखा। और इसके बाद अंत मार्च 1737 में बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण करने का उद्देश्य से दिल्ली की सीमा पर जा पहुँचे। और जाने के बाद क्या हुआ? देखो, भोपाल की लड़ाई। बाजीराव के आक्रमण के बाद आक्रमण से मुगल शासक परेशान हो गए। दिल्ली की रक्षा करने हेतु उसने निजाम को बुला लिया। विशाल सेना के साथ निजाम ने बाजीराव पर आक्रमण किया। बाजीराव ने उस भोपाल से पराजित किया। निजाम ने मराठों का मालवा की सूबेदारी का आदेश पत्र मुगल शासक प्राप्त करने के करवा देना स्वीकार किया। ये सब एक के बाद ऐसी अनेक घटना घटी गई बुंदेलखंड ने। और इसके बाद पुर्तगालियों की पराजय पुर्तगाल की पराजय कहाँ हुई? कोंकण के तटीय क्षेत्र में वसई, ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे। उनके पास ये सब क्षेत्र थे। पुर्तगाली शासक प्रजा पर अत्याचार करते थे और बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को उनका दमन करने के लिए भेजा।
उसने ठाणे और आसपास का प्रदेश जीत लिया। उसके पश्चात ईस्वी सन 1739 में का प्रदेश जीत लिया। इसके पश्चात उसने वसई के किले को घेर लिया। किला बहुत ही मजबूत था। आज भी आप गए तो वसई में ये किला आज अच्छी तरह से है। उसमें चिमाजी अप्पा की एक बड़ा पुतला भी है। तो कभी गए तो ये वसई में आपको एक किला देखने को मिलेगा। तो पुर्तगाली के पास प्रभावी तोहफे थे, परंतु चिमाजी ने बड़ी जीवटता से ये घेरा और जारी रखा। पुर्तगालियों को समर्पण करने के लिए विवश किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि वसई का किला और पुर्तगालियों का बहुत बड़ा प्रदेश मराठों के अधिकार में आया। और लास्ट का बात देखो, बाजीराव की मृत्यु। ये सब करने के बाद एक के बाद एक घटना घटने के बाद ईरान का शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा। वह बुरहानपुर तक पहुंचा। तब तक नादिर शाह दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट गया था। अप्रैल 1740 में नर्मदा के तट पर रावेर खेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हो गई। ऐसे ये महान ऐसे बाजीराव हो गए। बाजीराव एक उत्तम सेनानी था। बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया। उसने मराठी सत्तों का संपूर्ण भारत के विस्तार पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाए। और उसके कार्यकाल में शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ घराने आगे चले गए। और इसी तरह ये बाजीराव का कार्यकाल रहा। और इसी तरह ये जो 10वां पार्ट है मराठी सत्ता का विस्तार, ये ख़त्म हो गया है। और आप पाठ का वाचन करो। पाठ के नीचे ये जो प्रश्न के उत्तर है स्वाध्याय, तो बहुत आसान है। किसे कहते हैं सिर्फ एक एक दो दो वाक्य में। चौथ किसे कहते हैं, सर देशमुखी किसे कहते हैं, तो बहुत आसान प्रश्न है। ये लिखो आप। और एक शब्द में लिखना है। दूसरा प्रश्न, तीसरा है कान्होजी आंग्रे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद कारण लिखो। ये सब प्रश्न के उत्तर जो जो नहीं आएंगे मैं हल करके बताऊंगी। लेकिन आज यहाँ मैं रुकती हूँ। ओके।